हेलो बच्चों, राम राम नमस्कार। कैसे हो भाई सब लोग। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं भाई शेप और ज्योमेट्री वाला टॉपिक। केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 9 पे आ चुके हैं। कल के लेक्चर में हमने क्या किया था भाई, वेस्पर थ्योरी के हिसाब से ऐसे मॉलिक्यूल्स की शेप कैसे निकालें जिनके सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है। ये टॉपिक हमने पढ़ा था। लोन पेयर अगर नहीं है सेंट्रल एटम पे तो उनकी शेप और ज्योमेट्री क्या होगी, ये हम लोग समझ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग शेप और ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल्स की शेप एंड ज्योमेट्री देखेंगे जिनके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट बात भाई, जिन एटम्स के ऊपर, जिन मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होते थे, उनकी शेप और ज्योमेट्री दोनों क्या होती थी, सेम होती थी। आज हम लोग जानेंगे कि अगर सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर आ जाए, एक दो तीन कितने भी लोन पेयर आ जाए, तब उस मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री दोनों अलग अलग हो जाएगी। तो ये टॉपिक है जो हमें आज के दिन कवर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं भाई इसको। देखो भाई, सबसे पहले योर सपोर्ट इज माय मोटिवेशन। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें। साथ ही अगर क्लास 11th में आपके कुछ और फ्रेंड्स हैं जो कि जेई नीट या फिर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके साथ में आप लोग लेक्चर्स शेयर भी कर सकते हो। इसी के अलावा हमारी एक वेबसाइट भी है जो कि है camcontent.com, जिसके ऊपर आपको जेई नीट इन सभी बैचेज का मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। हैंड रिटन नोट्स से लेकर के हर चैप्टर के ऊपर, हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स के ऊपर हजारों एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको फ्री में वहां पे मिल जाएंगे। तो वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो जरूर से करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, ये हम लोग दो तीन लेक्चर से लगातार बोल रहे हैं, इसको आपको याद में रखना है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, रिपल्सन कोज करेंगे। डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स जो एटम के अराउंड होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अभी इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो है वो दो तरीके के होते हैं। एटम की वैलेंस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो दो तरीके के काम कर सकता है। या तो बॉन्ड बनाएगा और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाएगा, या फिर वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो लोन पेयर कहलाएगा। तो इस तरीके के दो इलेक्ट्रॉनिक पेयर हो सकते हैं। बीपी मतलब बॉन्ड पेयर और एलपी मतलब लोन पेयर। तो यहाँ पर जो रिपल्सन होगी, रिपल्सन जो है वो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में मैक्सिमम होगी, और बॉन्ड पेयर के बीच में मिनिमम रिपल्सन होगी। मीडियम किस में होगी, फिर अगर एक लोन पेयर है एक बॉन्ड पेयर है, वो दोनों आपस में रिपेल कर रहे हैं, तो उनके बीच में मीडियम रिपल्सन होगी। ये ऑर्डर है रिपल्सन का जो कि हमें बिल्कुल ध्यान में रखना होता है। अभी लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को हम लोग स्टडी करें उससे पहले क्या देखते हैं भाई, आखिर लोन पेयर के प्रेजेंट होने से स्ट्रक्चर पे असर क्या पड़ता है। तो देखो, BF3 और NH3 दोनों सिमिलर से मॉलिक्यूल हैं, दोनों टेट्रा एटॉमिक हैं, चार चार एटम से मिलके बना है। सेंट्रल एटम के अराउंड तीन एटम जो है दोनों में लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी क्या है भाई, BF3 क्या है, BF3 होता है प्लेनर, वेयर एज NH3 होता है पिरामिडल। दोनों की शेप अलग अलग होती है, दोनों की ज्योमेट्री भी अलग अलग होती है। ट्राइगोनल प्लेन शिफ्ट टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर की वजह से क्या होगा, एक ट्रायंगुलर प्लेन जो होगा वो थोड़ा सा डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। यही चीज हम लोग समझते हैं भाई। BF3 का स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले। सेंटर में होगा बोरोन, और बोरोन के पास क्या है, तीन इलेक्ट्रॉन है। तीनों ही ये यूज कर लेगा फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में। मिनिमम रिपल्सन अगर हमें करना है तो तीनों बॉन्ड्स इस डायरेक्शन में हमें बनाने पड़ेंगे। कुछ ऐसे बनाने पड़ेंगे तीनों बॉन्ड जिनमें क्या हो भाई, 120 डिग्री का एंगल जो है हो जाए। 120 डिग्री का एंगल होने से क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इससे कम रिपल्सन नहीं हो सकती, चाहे आप किसी भी बॉन्ड को ऊपर नीचे करके देख लो। तो ये जो शेप बनी है ये क्या बनी है भाई, ट्राइगोनल प्लेनर। सारे के सारे चारों के चारों एटम एक प्लेन में है और ट्राइगोनल सी शेप बना रहे हैं, तो इस शेप को हम लोग बोल रहे हैं ट्राइगोनल प्लेनर। इसके अंदर बेसिकली क्या है, सेंट्रल एटम के अराउंड तीन एटम लगे हुए हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम के ऊपर। इसी स्ट्रक्चर को अगर हम लोग कंपेयर करने लग जाएं NH3 के स्ट्रक्चर से, तो क्या डिफरेंस आता है भाई।
नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 3 के साथ में वो बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में नाइट्रोजन एटम पर रहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर पहले BF3 की तरह बनाएं तो क्या होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, है ना। हालांकि ये एग्जिस्ट नहीं करता, बस मैं थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ। अगर NH3 का स्ट्रक्चर भी हम लोग ट्राइगोनल प्लेनर माने तो क्या होगा भाई, इसके ऊपर एक लोन पेयर भी होगा, यहाँ पर होगा लोन पेयर। तो BF3 की तरह यहाँ पर भी हम लोग एक ट्राइगोनल प्लेन बना सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये जो लोन पेयर है इसके इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करेंगे बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो ये जो लोन पेयर है ना, ये रिपेल करेगा इन तीनों ही बॉन्ड पेयर्स को, है ना। इस रिपल्सन को कम करने के लिए ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये जो ट्राइगोनल प्लेन है, ये जो तीनों हाइड्रोजन्स हैं, इनको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देगा, थोड़ा सा डाउनवर्ड शिफ्ट कर देगा। तो असल में स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा भाई, देखो ये जो ग्रुप है ना, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये तीनों ही थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर जाएंगे। नीचे शिफ्ट करने से क्या होगा भाई, लोन पेयर के साथ में इनकी डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाएगी और रिपल्सन जो है इनका कम हो जाएगा। तो असल में स्ट्रक्चर जो है NH3 का कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक थोड़ा सा इस तरह, एक पीछे की तरफ। तो बेसिकली ये जो इनका ट्राइगोनल प्लेन था ये थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर गया इस तरीके से, है ना। और इसका जो लोन पेयर था वो प्रेजेंट होगा अभी भी ऊपर। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा ट्राइगोनल प्लेन से। ये जो पिरामिडल सा स्ट्रक्चर बन गया है, इस स्ट्रक्चर के बनने से क्या हुआ भाई, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्सन जो है वो कम हो गई है। तो इस तरीके से जो लोन पेयर होते हैं ना, वो स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। लोन पेयर के हिसाब से स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हमें बनाना पड़ेगा हर मॉलिक्यूल का जिसमें रिपल्सन मिनिमम होगी, ठीक है। तो NH3 के बारे में अभी थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग, क्योंकि ये मॉलिक्यूल आया है। तो देखो शेप और ज्योमेट्री के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये कल हमने अच्छे से समझा था। शेप मॉलिक्यूल की होती है, ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉन्स की होती है। शेप क्या बताती है, सेंट्रल एटम के अराउंड सराउंडिंग एटम्स किस सिमिट्री के अंदर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर देखो 3 हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के अराउंड कुछ ऐसे बैठे हैं कि वो नीचे एक ट्राइगोनल बेस बनाए हुए हैं और इस तरीके से एक पिरामिड सा बना हुआ है ना। नाइट्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। तो ये एक पिरामिड के जैसी शेप जो है वो बन गई। अगर नीचे वाले एटम्स को आप लोग मिला दो तो नीचे एक ट्रायंगल सा बन जाएगा। तो ये एक ऐसा पिरामिड है जिसका बेस ट्रायंगुलर है। एक ऐसा पिरामिड जिसका बेस ट्रायंगुलर हो, उस शेप को क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इस हिसाब से जो NH3 की शेप होती है उसको बोला जाता है क्या, ट्राइगोनल पिरामिडल। या फिर इसकी शेप को सिंपली पिरामिडल भी बोल दिया जाता है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें भाई इसकी ज्योमेट्री की, ये क्या हो गई, ये हो गई इसकी शेप। शेप मतलब सेंट्रल एटम के अराउंड बाकी के सराउंडिंग एटम कैसे फैले हुए हैं। अब अगर बात करें भाई इसकी ज्योमेट्री की, तो क्या ज्योमेट्री सेम होगी, नहीं। ज्योमेट्री क्या बताती है, ज्योमेट्री बताती है कि सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इलेक्ट्रॉनिक पेयर चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे वो लोन पेयर हो, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर ये मैं आपको समझाऊं तो देखो सेंट्रल एटम क्या है भाई, बीच में है कुछ इस तरह से नाइट्रोजन, यहाँ पर बना लेते हैं। ऊपर की तरफ है एक लोन पेयर। यहाँ पर सेंट्रल एटम के सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको देखने हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक है ऊपर लोन पेयर, एक बनाया हुआ है इसने सिंगल बॉन्ड कुछ इस डायरेक्शन में, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके जरूर यहाँ पर होंगे। एक बॉन्ड इसने बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ थोड़ा सा अबव द प्लेन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इस बॉन्ड में भी होंगे। सिमिलरली एक बॉन्ड इसने बनाया हुआ है हल्का सा बिलो द प्लेन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पीछे की तरफ भी होंगे। तो बेसिकली अमोनिया के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के अराउंड डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक पेयर कैसे फैले हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो लोन पेयर है वो है ऊपर की तरफ, जो 3 बॉन्ड पेयर है उनकी डायरेक्शन है ये। इसलिए इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी भाई, ये टेट्राहेड्रल हो जाएगी। तो ज्योमेट्री क्या बताती है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के बारे में बताती है। ज्योमेट्री हो जाएगी अमोनिया की टेट्राहेड्रल।
इसकी ज्योमेट्री मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, ये डिफरेंस होता है शेप और ज्योमेट्री के बीच में। अमोनिया की शेप होती है पिरामिडल या फिर ट्राइगोनल पिरामिडल, और ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। क्या डिफरेंस है दोनों में? ज्योमेट्री जो है वो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के बारे में बताती है, और शेप किस बारे में बताती है भाई? मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स कैसे सिचुएटेड हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ शेप मॉलिक्यूल की होती है और ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉन्स की होती है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब फॉर्मूला के हिसाब से Ab2 Ab3 टाइप के जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी कैसी शेप होगी, कैसी ज्योमेट्री होगी, ये हम लोग वन बाय वन स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक क्या था बेसिकली? लोन पेयर्स की वजह से शेप पे क्या इफेक्ट आता है। तो लोन पेयर रिपल्सन करता है, बॉन्ड्स को जो है अपने से मैक्सिमम डिस्टेंस जो पॉसिबल हो उसके ऊपर भेज देता है ताकि रिपल्सन कम हो जाए। अगला टॉपिक देखते हैं भाई, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स विद सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर। ऐसे मॉलिक्यूल्स की शेप और ज्योमेट्री देखेंगे जिनके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होगा। पहले टाइप के मॉलिक्यूल हमारे पास है Ab2E। यहाँ पर देखो, इन अल्फाबेट्स का मतलब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ए हमारा रहेगा सेंट्रल एटम, बी हमारे रहेंगे सराउंडिंग एटम, और ई का मतलब होगा इलेक्ट्रॉनिक लोन पेयर। ई जितने भी हैं वो लोन पेयर, बी जितने भी हैं वो सराउंडिंग एटम्स, और ए जो है वो सेंट्रल एटम। Ab2E मतलब एक होगा सेंटर में एटम, B2 दो होंगे इसके सराउंडिंग एटम, और एक इसके ऊपर होगा लोन पेयर। इस तरीके के मॉलिक्यूल की एग्जांपल जो है हमने लिख रखे हैं, SO2, O3 ओजोन, और CH2। CH2 भी बेसिकली एग्जिस्ट करता है, इसको कार्बीन बोला जाता है। यहाँ पर कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर होता है। तो बेसिकली कार्बन ने दो अगर बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इस बॉन्ड में यूज हो गया दोनों में ही, और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बच जाएगा। तो ये भी एक ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा Ab2E टाइप का। ठीक है, तो इनकी शेप और ज्योमेट्री कैसी होगी ये हमें देखना है भाई। देखो, SO2 को हम लोग देखते हैं सबसे पहले। सल्फर एटम जो होता है उसके पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन बनाता है दो बॉन्ड, सल्फर भी दो ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन सल्फर क्योंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है इसलिए नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा भी हो जाते हैं। ऑक्टेट रूल को पास भी कर जाता है, मतलब कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी इसकी वैलेंस शेल में हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर ऑक्सीजन दो ही बॉन्ड बनाएगा। दो ऑक्सीजन एटम SO2 में है, दोनों ही क्या करेंगे, दो दो बॉन्ड बना लेंगे सल्फर के साथ, कुछ इस तरह से। अब सल्फर की वैलेंस शेल में थे 6 इलेक्ट्रॉन, 4 यहां पर यूज हो गए, इसलिए एक लोन पेयर यहां पर बचेगा। तो अगर ये लोन पेयर यहां पर है तो क्या SO2 की ये शेप सही है? जी नहीं, यहाँ पर लोन पेयर रिपेल करेगा बॉन्ड पेयर को, और ऐसी अरेंजमेंट बनाना चाहेगा जिसके अंदर ये रिपल्सन मिनिमम हो जाए। इसी वजह से SO2 का ये स्ट्रक्चर ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि कैसे एग्जिस्ट करेगा भाई? ये दोनों ही ऑक्सीजन के बॉन्ड थोड़ा सा डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरह से, है ना। SO2 का असली स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें Ab2E टाइप का स्ट्रक्चर होगा उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। क्या होगा भाई? सेंटर में होगा एक एटम, क्योंकि उसके पास एक लोन पेयर है, E की वैल्यू यहाँ पर 1 है Ab2E में, तो एक इसके पास लोन पेयर है, वो दो सिग्मा बॉन्ड या फिर दो सिंगल बॉन्ड जो AB के बीच में है उन दोनों को नीचे पुश कर देगा। तो इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर हमें मिलने वाला है। ये हो गए B के एटम, ये हो गया A का एटम। अब यहाँ पर बात करते हैं भाई शेप और ज्योमेट्री की। देखो, शेप क्या होती है? सेंट्रल एटम के अराउंड सराउंडिंग एटम किस तरीके से फैले हुए हैं, तो यहाँ पर शेप हो जाएगी इसकी बेंट। शेप क्या हो जाएगी? बेंट। इस तरीके की जो है शेप इसकी बन जाएगी। इसको वी शेप भी बोला जाता है ना, वी शेप भी इसको बोल देते हैं। हाउएवर अगर इसकी बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री हमें पता है भाई, ज्योमेट्री किस बारे में बताती है? इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के बारे में बताती है। सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फैले हुए हैं। तो यहाँ पर देखो, सेंट्रल एटम के अराउंड ना इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन में फैले हुए हैं। ऊपर की तरफ है लोन पेयर, और नीचे की तरफ है दो दो बॉन्ड है। तो इस तरीके से ये एक ट्राइगोनल प्लेनर टाइप की शेप बन गई है ना, सॉरी, ट्राइगोनल प्लेनर टाइप की ज्योमेट्री बन गई।
तीन डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स इसके इस तरीके से हैं, तो इस ज्योमेट्री का नाम क्या होगा भाई? ट्राइगोनल प्लेनर। ये शेप और ज्योमेट्री होगी ऐसे मॉलिक्यूल की जिनका टाइप है Ab2 और एक लोन पेयर भी उनके ऊपर है। ओजोन का शेप भी ऐसा ही होता है। ओजोन का लेवी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, कुछ इस तरीके का होता है। ऑक्सीजन के पास यहाँ पर एक लोन पेयर भी होता है। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर था भाई ओजोन का। उसकी भी शेप क्या होगी? बेंट होगी। ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर होगी। सिमिलरली CH2 का स्ट्रक्चर भी है भाई, इसकी भी शेप क्या है? बेंट है। और ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। सो ये था Ab2E टाइप का मॉलिक्यूल। आगे बढ़ते हैं भाई जल्दी से। Ab3E टाइप के मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें क्या होगा? एक सेंट्रल एटम होगा, तीन होंगे बी सराउंडिंग एटम्स और एक होगा लोन पेयर। फॉर एग्जांपल NH3। NH3 के अंदर हमने देखा है भाई, देखो Ab3 टाइप के मॉलिक्यूल अगर लोन पेयर ना हो तब कैसे होते थे? ऐसे होते थे सिंपली, है ना। अगर इस मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर भी आ जाएगा तो ये लोन पेयर क्या करने वाला है? इन तीनों ही बॉन्ड पेयर्स को थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश कर देगा ताकि रिपल्सन कम हो जाए। तो Ab2E मॉलिक्यूल्स में अगर एक लोन पेयर, सॉरी Ab3 मॉलिक्यूल्स में अगर एक लोन पेयर आ जाए तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है बन जाएगा। ये जो बी के एटम से ये नीचे की तरफ पुश हो जाएंगे और एक लोन पेयर कुछ ऐसे एग्जिस्ट करेगा। अमोनिया की शेप भी बिल्कुल ऐसी ही होती थी। तो यहाँ पर देखो इस शेप को हम लोग क्या बोलते थे भाई? देखो ये एक पिरामिड सा बन गया, एक ऐसा पिरामिड बन गया जिसका बेस ट्रायंगुलर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल पिरामिडल या फिर सिंपली पिरामिड। तो ऐसे मोलिक्यूल्स की शेप हो जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल एंड ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ज्योमेट्री होती है इनकी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ठीक है भाई। ज्योमेट्री बेसिकली क्या बताती है? इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के बारे में बताती है। शेप इसकी ट्राइगोनल पिरामिडल कुछ इस तरह की है और ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है कुछ इस तरह की, है ना। इस तरीके से डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए हैं। PCl3 की शेप भी ऐसी ही होगी। फॉस्फोरस जो है वो भी नाइट्रोजन फैमिली का ही एलिमेंट है, तो क्या करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन उसके पास होंगे। 3 क्लोरीन्स के साथ में इसने बॉन्ड बना रखा है, तो क्लोरीन्स कुछ इस तरीके से लगे हुए होंगे और एक इसके पास लोन पेयर है जो कि यहाँ पर होगा। इसकी भी शेप हो जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल और ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। ठीक है भाई। यहाँ पर बेसिकली जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक पेयर है ना वो आपस में रिपल्सन करते हैं, इसीलिए इस थ्योरी को वेस्पर थ्योरी बोला जाता है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं भाई? रिपल्सन करते हैं। आगे बढ़ते हैं Ab2E2 टाइप मॉलिक्यूल की। Ab2E2 मतलब एक सेंट्रल एटम होगा A, दो होंगे सराउंडिंग एटम्स जो कि होंगे B और दो ही वहां पर होंगे लोन पेयर। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल। यहां पर देखो भाई, वाटर मॉलिक्यूल बीच में होगा ऑक्सीजन, दो बॉन्ड इसको बनाने हैं हाइड्रोजन के साथ, साथ ही इसके ऊपर दो लोन पेयर भी होंगे। तो लोन पेयर्स को हम लोग कुछ ऐसे अरेंज करेंगे और हाइड्रोजन्स को बना देंगे कुछ ऐसे। इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है एग्जिस्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल का। इसको अब आप लोग थोड़ा सा 3D में समझो। ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये अगर आप लोग मान लो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है तब क्या होगा भाई? एक लोन पेयर मिलेगा आउट ऑफ प्लेन, एक मिलेगा बिहाइंड द प्लेन, एक मिलेगा अबव द प्लेन, दूसरा मिलेगा बिलो द प्लेन। तो ये एक टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर ही बनने वाला है। कुछ ऐसा भी आप लोग समझ सकते हो। मान लो ऑक्सीजन एटम ये है, अगर लोन पेयर्स को आप लोग प्लेन के ऊपर मान रहे हो, अगर लोन पेयर्स को आप लोग प्लेन के ऊपर मान रहे हो तब एक हाइड्रोजन हो जाएगा अबव द प्लेन और एक चला जाएगा बिलो द प्लेन। इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है इसका देखने को मिलता है। इसकी शेप और ज्योमेट्री की अगर हम लोग बात करें भाई तो देखो शेप क्या बताती है? सेंट्रल एटम के अराउंड सराउंडिंग एटम कैसे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एक सेंट्रल एटम है और दो सराउंडिंग एटम वहां पर कुछ इस तरीके से एंगल के ऊपर लगे हुए हैं, दोनों हाइड्रोजन है ना। तो शेप कैसी हो गई भी? इसकी बेंट शेप हो गई या फिर इसी को वी शेप भी बोलते थे।
तो शेप हो गई इसकी बेंट। वहीं अगर ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री इसकी कैसी हो जाएगी, देखो ज्योमेट्री में हम लोग क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखो भाई, दो इसके अंदर है लोन पेयर्स, एक है बॉन्ड पेयर अबव द प्लेन और एक है बॉन्ड पेयर बिलो द प्लेन। सेम टेट्राहेड्रल टाइप का इसका स्ट्रक्चर बन गया। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इस मॉलिक्यूल की, टेट्राहेड्रल। इस तरीके से शेप और ज्योमेट्री जो है अलग अलग होंगी वाटर मॉलिक्यूल की। क्वेश्चन सोल्व करो ना, तब ध्यान से देख लेना पूछा क्या है, शेप पूछी है या फिर ज्योमेट्री पूछी है। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा, तब स्ट्रक्चर को आप लोग डिफॉल्ट मानोगे कि हाँ उसने शेप ही पूछी है। ठीक है, अगर स्पेशली ज्योमेट्री पूछ ले तो टेट्राहेड्रल होगी, शेप या फिर स्ट्रक्चर पूछ ले तो बेंट लिख देंगे। ठीक है, ये होता है भाई इस तरीके के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। SH2 भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, सल्फर एटम है, ऑक्सीजन फैमिली का ही एलिमेंट है, 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें भी होंगे, 2 बॉन्ड वो बनाएगा हाइड्रोजन के साथ और 2 उसके ऊपर होंगे लोन पेयर। तो ये टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर जो है बन जाएगा। यहां पर एक कंफ्यूजन जो आपके माइंड में आ सकती है वो क्या है भाई, देखो हमने पढ़ा था मैक्सिमम रिपल्सन किसके बीच में होता है, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में। तो हो सकता है आप ये सोचो कि हम लोग लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्सन कम कर देते हैं, बॉन्ड पेयर को इग्नोर कर देते हैं। अगर ऐसा आप लोग करते हो तो हो सकता है आपके माइंड में ये स्ट्रक्चर आए, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, एक लोन पेयर यहाँ बना दो, एक लोन पेयर यहाँ बना दो, हाइड्रोजन्स को ऐसे जोड़ दो। ऐसा करने से क्या हुआ भाई, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स के बीच में 180 डिग्री एंगल हो गया। जिन लोन पेयर्स के बीच में, जिन इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स के बीच में मैक्सिमम रिपल्सन होता था, वो स्ट्रक्चर में कम हो गया। तो ये एक लीनियर स्ट्रक्चर सा क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। तो देखो लोन पेयर का रिपल्सन यहाँ पर कम है, इस शेप से ये मान लिया, लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन यहाँ पर हुआ वो भाई क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। ये बहुत ज्यादा रिपल्सन हो गया। ये बेसिकली कैसी ज्योमेट्री बन गई, एक स्क्वायर प्लेनर टाइप की ज्योमेट्री बन गई। इसके अंदर लोन पेयर का रिपल्सन भले ही कम है, लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्सन होता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है यहाँ पर। इसलिए इस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए क्या होगा, ऐसा मान लो दोनों लोन पेयर थोड़ा ऊपर आ जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन्स नीचे चले जाएंगे, बिल्कुल ये टेट्राहेड्रल शेप बन जाएगी, है ना, बिल्कुल टेट्राहेड्रल टाइप की शेप ये बन जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर इसका ज्यादा एग्जिस्ट करता है, दिस इज रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं भाई, AB4E टाइप के मॉलिक्यूल्स के ऊपर। इसमें क्या होगा, एक सेंट्रल एटम होगा, 4 होंगे सराउंडिंग एटम और एक होगा लोन पेयर। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल यहाँ पर लिख रखा है SF4। तो यहाँ पर देखो AB4 टाइप का जो मॉलिक्यूल होता था जिसके अंदर लोन पेयर नहीं होते थे, वो कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता था, सेंट्रल एटम के अराउंड 4 एटम इस तरीके से फैले हुए हैं, राइट ना। अगर इसी के ऊपर एक लोन पेयर भी आ जाए तो लोन पेयर क्या करता है भाई, इन बॉन्ड पेयर्स को थोड़ा सा नीचे धकेल देगा ताकि इनकी रिपल्सन कम हो जाए। तो SF4 का स्ट्रक्चर ना ट्रांसफॉर्म होकर कैसा बन जाएगा वो देखो, बीच में है एक सल्फर एटम, यहां पर एक होगा लोन पेयर कुछ इस तरह से, और 2 फ्लोरीन लगे हुए होंगे यहां पर। ये एक ट्राइगोनल प्लेन सा बन गया, ये क्या बन गया, एक ट्राइगोनल प्लेन सा बन गया। इन एटम्स की और इस लोन पेयर की पोजीशन हमने क्या दिखा दी भाई, इक्विटोरियल दिखा दी। इसको क्या बोलते थे, लास्ट क्लास में हमने देखा है, इक्विटोरियल इसको बोला करते थे। ठीक है, बचे हुए 2 फ्लोरीन क्या होंगे भाई, एक इस ट्राइगोनल प्लेन से ऊपर होगा और एक इससे नीचे होगा। ये दोनों फ्लोरीन कहां पर होंगे, एक्सियल पोजीशंस के ऊपर होंगे। ठीक है भाई, ये स्ट्रक्चर इसका एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर एक दूसरा स्ट्रक्चर जो आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो, प्रपोज कर सकते हो, वो क्या हो सकता है भाई, देखो ये लोन पेयर यहाँ पर हमने इक्विटोरियल पोजीशन पर दिखाया है, तो हम ये भी तो आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर ये लोन पेयर जो है ये एक्सियल पर भी तो आ सकता है। तो दोनों स्ट्रक्चर को बनाते हैं और कंपेयर करते हैं कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। देखो मान लो मैं ये स्ट्रक्चर भी बना रहा हूँ, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन, ये बन गया ट्राइगोनल प्लेन सा। एक
ऊपर होगा लोन पेयर और नीचे होगा फ्लोरीन एटम। इसमें क्या हुआ भाई, जो लोन पेयर है वो कहां पर आ गया, वो एक्सियल पोजीशन पर आ गया। दिस इज एक्सियल पोजीशन। ये नीचे वाला फ्लोरीन रेड कलर के जो भी फ्लोरीन एटम है और लोन पेयर है दोनों एक्सियल पोजीशन पर हैं, और फ्लोरीन तीन कहां पर हैं, इक्विटोरियल पोजीशंस के ऊपर हैं। अब यहां पर देखो, बॉन्ड पेयर्स के बीच में तो रिपल्सन है ही। एक और रिपल्सन कैसी है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्सन। फर्स्ट मॉलिक्यूल में देखो, जो लोन पेयर है, ध्यान से देखना, ये चीज बहुत ध्यान से समझना। लोन पेयर जो है वो रिपेल कर रहा है सभी बॉन्ड पेयर को। यहां पर ये वाला जो बॉन्ड पेयर है और ये वाला जो बॉन्ड पेयर है, ये फ्लोरीन वाला बॉन्ड पेयर और ये फ्लोरीन वाला बॉन्ड पेयर, ये दोनों बॉन्ड पेयर्स इस लोन पेयर से 120 डिग्री के एंगल पर है। ये कहां पर है, 120 डिग्री के एंगल पर ये है। ऊपर वाला जो बॉन्ड पेयर है, ये फ्लोरीन वाला बॉन्ड पेयर, ये कितने एंगल पर है इस लोन पेयर से, ये 90 डिग्री के एंगल पर है। तो बेसिकली ज्यादा रिपल्सन कौन से बॉन्ड के साथ ये करेगा, जिसके साथ बॉन्ड एंगल कम है, जो इसके ज्यादा पास है। तो बेसिकली ये लोन पेयर इन दो बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करेगा। एक तरीके से हम लोग ऐसा मान सकते हैं ना, इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होगी। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं भाई, दो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है 90 डिग्री वाली, है ना। 120 डिग्री वाली रिपल्सन वैसे भी कम है, तो उसको एक बार के लिए चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, दो रिपल्सन है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर वाली, जो कि इस शेप को अनस्टेबल कर रही हैं। वही इन रिपल्सन्स की बात करते हैं हम लोग उस मॉलिक्यूल में जहां पर हमने ये लोन पेयर क्या किया, एक्सियल पोजीशन पर दिखा दिया। देखो यहां पर ये जो लोन पेयर है, ये कौन सी रिपल्सन फेस कर रहा है, देखो इस बॉन्ड पेयर को तो ये रिपेल समझ लो कि कर ही नहीं रहा, क्योंकि 180 डिग्री के एंगल पर है। ये रिपेल कर रहा है इन तीनों बॉन्ड पेयर्स को। ये अबव द प्लेन जो लोन पेयर है, ये इन तीनों बॉन्ड पेयर्स को रिपेल कर रहा है। यहां पर देखो, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, और ये एंगल भी 90 डिग्री है। आप लोग क्या समझोगे कि ये जो तीन फ्लोरीन के एटम है ना, ये बिल्कुल इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। अगर इस तरीके से 3D में देखने की कोशिश करोगे तो क्या होगा भाई, ये लोन पेयर जो है ये तीनों फ्लोरीन एटम्स को ही बराबर रिपेल करेगा। तो यहाँ पर जो 90 डिग्री वाली रिपल्सन है, जो ज्यादा रिपल्सन है, वो कितनी है भाई, तीन हो गई। यहाँ पर तीन ऐसी रिपल्सन है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर वाली, जो कि 90 डिग्री के ऊपर है। तो ज्यादा रिपल्सन कहाँ हो रही है, यहां हो रही है, इस स्ट्रक्चर में ज्यादा रिपल्सन है, ये ज्यादा अनस्टेबल है। दिस इज लेस स्टेबल एंड दिस इज मोर स्टेबल। सीधी सी बात है, लोन पेयर जो है वो ज्यादा रिपल्सन करते हैं, इस वजह से उनको बड़े एंगल पे रखो, 180 120 डिग्री वाले एंगल पे रखो, ना कि 90 वाले पे। ठीक है, तो लोन पेयर जो है वो इक्विटोरियल पे ज्यादा स्टेबल होगा रेदर देन एक्सियल पोजीशन के। तो ये शेप और स्ट्रक्चर जो है ये एग्जिस्ट करेगा इस तरीके के मॉलिक्यूल्स का। अब क्या करते हैं भाई, अब इसकी शेप और स्ट्रक्चर को नाम दे देते हैं। देखो सबसे पहले लिखते हैं भाई इसकी, क्या लिखें भाई, शेप लिखते हैं पहले, SHAPE। शेप जो है वो कुछ ऐसी है, देखो ये स्ट्रक्चर ही असली है, ये ज्यादा स्टेबल है। शेप इसकी कुछ ऐसी है कि सेंट्रल एटम पे एक एटम ऊपर है, एक नीचे है, एक है अबव द प्लेन। ये फ्लोरीन क्या होगा भाई, थोड़ा सा प्लेन के बाहर होगा। सिमिलरली ये वाला फ्लोरीन क्या होगा, प्लेन के थोड़ा सा पीछे की तरफ होगा। ये फ्लोरीन कहाँ है, पीछे की तरफ। कुछ इस तरीके की जो है शेप यहाँ पर बन गई है ना, इस तरीके की शेप को बोलते हैं सी सो। इस तरीके की शेप को बोलते हैं सीसो। सीसो इसको क्यों बोलते हैं, देखो सीसो बेसिकली एक गेम होता है इस तरीके का। यहाँ पर होते हैं दो पाइप और यहाँ पर होती हैं दो सीट, जिसके ऊपर इंसान बैठ जाते हैं और झूला झूलते हैं, है ना। आपने भी जरूर देखा होगा इस तरीके का गेम, इसको बोलते हैं सीसो। ये झूला होता है, पार्क वगैरह में लगा होता है, इसके जैसी शेप इसकी है, इसलिए इसको बोला जाता है सीसो शेप। ज्योमेट्री देखें तो भाई, ज्योमेट्री कैसी है,
ज्योमेट्री कहाँ लिखे, हमारे पास जगह कम बची है, ज्योमेट्री नीचे लिख देते हैं, अलग पेन का यूज करके। ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, देखो ज्योमेट्री इसकी कुछ इस तरीके की है। एक लोन पेयर है इस तरफ, एक बॉन्ड पेयर है अबव द प्लेन, एक है बिलो द प्लेन। ये क्या बन गया, एक ट्राइगोनल सी शेप बन गई। इसके अलावा इस मॉलिक्यूल में और क्या है, एक बॉन्ड पेयर है अबव, एक है नीचे। तो यहाँ पर अगर हम लोग इन एटम्स को ज्वाइन कर दें इस तरह से, तो यहाँ पर भी एक पिरामिड सा बन जाएगा, है ना, ऊपर भी एक पिरामिड बन जाएगा, नीचे एक एटम है, नीचे भी एक पिरामिड बन जाएगा। तो एक ट्राइंगल के अराउंड, एक ट्राइगोनल शेप के अराउंड दो पिरामिड बन जाएंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये होती है भाई इसकी ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग टीबीपी भी बोल देते हैं। टीबीपी मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये होती है भाई शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ SF4 मॉलिक्यूल। SF4 को अगर आप लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझो, देखो सल्फर के पास क्या होते हैं, 6 एटम, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक लोन पेयर यहाँ पर होगा, एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ा होगा, एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ा होगा, एक होगा अबव द प्लेन, एक होगा बिलो द प्लेन। इस तरीके की SF4 की जो है शेप बनेगी, शेप हो जाएगी सीसो, और ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SF4 मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई अगले टाइप के मॉलिक्यूल्स के ऊपर। अगले टाइप के मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं AB3E2 टाइप के। ये मॉलिक्यूल कैसे हैं भाई, सेंट्रल एटम है एक, और 3 है सराउंडिंग एटम B, और 2 है इनके ऊपर लोन पेयर। इनका शेप स्ट्रक्चर कैसा होगा, एग्जांपल के लिए यहाँ पर दे रखा है ClF3। ये मॉलिक्यूल, क्लोरीन के पास क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। 3 इसने बना दिए भाई बॉन्ड, 3 इसने बना दिए बॉन्ड फ्लोरीन्स के साथ। कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 इलेक्ट्रॉन बचे मतलब इसके पास क्या बचा, 2 लोन पेयर बचे। अब ये लोन पेयर क्या करेंगे भाई, देखो ये लोन पेयर करेंगे बॉन्ड पेयर को रिपेल। यहां पर ये एक जनरल सा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। इसके अंदर क्या है भाई, बॉन्ड पेयर्स के बीच में कितना एंगल है, 120 डिग्री, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन तो हम लोग कम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन बहुत ज्यादा है। रिपल्सन का ऑर्डर हम लोग अगर देखें तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता था बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर से। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि भाई बॉन्ड पेयर का रिपल्सन भले ही बढ़ जाए, लेकिन लोन पेयर्स जो रिपल्सन कर रहे हैं वो कम होना चाहिए सही शेप के अंदर। तो इसी वजह से इस तरीके से एग्जिस्ट ना करके ये मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करता है, देखो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, दोनों लोन पेयर चले जाते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर। यहाँ पर आ जाता है एक फ्लोरीन का एटम, ये एक ट्राइगोनल प्लेन सा बन गया। एक फ्लोरीन होगा इस प्लेन के ऊपर, एक होगा नीचे। ये स्ट्रक्चर इस बार बन गया। इसके अंदर अगर हम लोग रिपल्सन देखें तो देखो भाई, लोन पेयर्स यहाँ आपस में कितने एंगल पर हैं, 120 डिग्री के ऊपर। यहाँ पर लोन पेयर्स का रिपल्सन भले ही थोड़ा कम है, लोन पेयर्स लोन पेयर्स का रिपल्सन यहाँ पर कंपैरेटिवली ज्यादा हो गया। वहां पर लोन पेयर क्या थे, 180 डिग्री एंगल पर थे, लेकिन वहां पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन बहुत ज्यादा था। यहाँ पर भले ही लोन पेयर का रिपल्सन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन इस स्ट्रक्चर में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन है वो बहुत ही कम हो जाता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, पहले स्ट्रक्चर को देखो, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन जहां पर 90 डिग्री पे हो रहा है, ऐसी सिचुएशन कितनी है, देखो ऊपर वाला जो लोन पेयर है वो भी इन तीनों ही बॉन्ड्स को 90 डिग्री पे रिपेल कर रहा है, नीचे वाला जो लोन पेयर है वो भी इन तीनों ही बॉन्ड्स को 90 डिग्री के ऊपर रिपेल कर रहा है। तो बेसिकली लोन पेयर
बॉन्ड पेयर की जो 90 डिग्री वाली रिपल्शंस बनी वो कितनी बनी भाई, वो 6 रिपल्शन बन गई, 6 रिपल्शंस ऐसी हो रही हैं। वहीं अगर हम लोग यहाँ पर देखें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर वाली जो 90 डिग्री वाली रिपल्शन है वो कितनी है, देखो ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है 90 डिग्री पे, नीचे वाले को भी कर रहा है। वहीं ये जो लोन पेयर है वो भी इस बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है और इस बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है। ध्यान देना इस फ्लोरीन के साथ में जो रिपल्शन है वो 120 डिग्री एंगल वाली है, वेयर एज इन फ्लोरीन्स के साथ में जो रिपल्शन हो रही है इन लोन पेयर की वो 90 डिग्री वाली है। तो 90 डिग्री वाली रिपल्शन यहाँ पर सिर्फ 4 बनेंगी। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में 4 रिपल्शन ऐसी हैं जो कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में है, 90 डिग्री वाली है ना। ये जो रिपल्शन है ये तो 120 डिग्री वाली हो गई, राइट ना। तो रिपल्शन ओवरऑल अगर देखें तो इस स्ट्रक्चर के अंदर कम है, ये ज्यादा स्टेबल है उसकी बजाय, दिस इज मोर स्टेबल। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। अब इसकी शेप और ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। देखो शेप इस मॉलिक्यूल की कुछ इस तरीके की है कि एक है सेंटर में एटम, एक है फ्लोरीन यहाँ, एक है फ्लोरीन यहाँ और एक है फ्लोरीन यहाँ, है ना। इसी तरीके की शेप है। एक टी शेप यहाँ पर बन गई तो इस शेप को बोला जाता है टी शेप। वहीं अगर हम लोग इसकी ज्योमेट्री की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हमें बताना है कि कहाँ कहाँ पर है तो कुछ इस तरीके का है। सेंट्रल एटम के अराउंड एक बॉन्ड पेयर यहाँ है, एक बॉन्ड पेयर यहाँ है, एक बॉन्ड पेयर यहाँ है, एंड एक लोन पेयर है अबव और एक लोन पेयर है प्लेन के पीछे बिलो। ये एक ट्राइगोनल बन गया। ट्राइगोनल के ऊपर एक पिरामिड बनेगा, नीचे एक पिरामिड बनेगा। तो ज्योमेट्री इसकी कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। टीबीपी ज्योमेट्री जो है वो इसकी हो जाएगी। तो शेप हो जाएगी टी शेप्ड और ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इस तरीके की शेप और ज्योमेट्री होगी हमारे पास ClF3 मॉलिक्यूल्स की। और देखते हैं भाई AB5 ई टाइप के मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल जो है कैसी शेप लेंगे, कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखते हैं। 5 यहाँ पर है फ्लोरीन के एटम और एक यहाँ पर होगा लोन पेयर, है ना। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा भाई, देखो 5 फ्लोरीन एक लोन पेयर, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर कितने हो गए, 6 हो गए। तो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है भाई 6 वाला स्ट्रक्चर, ओक्टाहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। तो बीच में होगा ब्रोमीन और फ्लोरीन्स कुछ इस तरीके से होंगे। एक फ्लोरीन में बना देता हूं थोड़ा सा अबव द प्लेन, ये वाला फ्लोरीन भी थोड़ा सा अबव द प्लेन, 2 फ्लोरीन हो जाएंगे बिलो द प्लेन, बन गया BrF5, लोन पेयर हो जाएगा ऊपर की तरफ इस तरीके से। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा भाई BrF5 का। अब यहां पर देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है। इसकी एक बार मैं आपको शेप और ज्योमेट्री बताता हूँ, उसके बाद वो थोड़ी सी एडिशनल बात मैं आपको बताऊंगा। शेप जो है इसकी कुछ ऐसी बन गई कि सेंट्रल एटम के अराउंड जो है एक स्क्वायर सा बना हुआ है, ये एक स्क्वायर सा हो गया, और इसके नीचे भी एक एटम इस तरीके से, राइट ना। अगर मैं फ्लोरीन वाला एटम ऊपर बना देता, लोन पेयर नीचे दिखा देता, तब ये शेप आपको बेटर समझ में आती। मैं वो शेप ही आपको बना के दिखाता हूँ। बेसिकली क्या हुआ, 4 एटम है भाई कुछ इस तरह से सेंट्रल एटम के अराउंड, और एक एटम है ऊपर की तरफ। अब अगर इन एटम्स को हम लोग मिलाते हैं तो कुछ इस तरीके का फिर से एक पिरामिड सा बन जाएगा, है ना। इस तरीके का एक पिरामिड सा बन जाएगा। लेकिन इस बार जो पिरामिड बना है उसका बेस स्क्वायर शेप का है, ना कि ट्राइगोनल शेप का। अमोनिया के अंदर जो पिरामिड बन रहा था उसका बेस ट्राइगोनल बन रहा था, इसलिए उसकी शेप को क्या बोल रहे थे, ट्राइगोनल ट्राइगोनल पिरामिडल बोल रहे थे। However, इसकी पिरामिड का जो बेस है वो स्क्वायर है, इसलिए इस शेप को बोला जाता है स्क्वायर पिरामिडल। तो इस शेप का नाम होता है भाई स्क्वायर पिरामिडल। इसी की अगर ज्योमेट्री की हम लोग बात करें
ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, देखो ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी भाई ऑक्टाहेड्रल। क्या है, इस तरीके से ऊपर एक लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर्स कुछ ऐसे फैले हुए हैं। तो इस तरीके की ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते थे, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ये ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, इस ज्योमेट्री को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर जो एक एक्सेप्शनल बात मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो हो सकता है आपके किसी काम में भी ना आए। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, लोन पेयर जो है वो इन बॉन्ड्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, थोड़ा सा रिपेल करेगा। इस वजह से इस मॉलिक्यूल की जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगी ना वो कुछ ऐसी बन जाएगी भाई। ये फ्लोरीन जो ये स्क्वायर प्लेन सा बना रहे हैं, ये प्लेन पूरा का पूरा थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर जाएगा। इसीलिए इस मॉलिक्यूल की शेप को ना कई जगह पर डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोला जाता है। डिस्टोर्टेड का मतलब है कि ऑक्टाहेड्रल शेप जो प्योर थी वो थोड़ी सी डिस्टोर्ट हो गई, ये चारों ही एटम थोड़ा थोड़ा नीचे आ गए। तो इसकी शेप को अगर डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोल रखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर क्लास 11 की एनसीईआरटी की बुक में भी ऑक्टाहेड्रल ही मेंशन है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल ही मैं बोल रहा हूँ। हाउएवर हाउएवर हायर क्लासेस में इसकी शेप को कई जगह डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, लोन पेयर जो है वो स्लाइटली ज्यादा रिपल्सन करेगा, इसलिए थोड़ा सा नीचे पुश कर देगा। इसलिए ऑक्टाहेड्रल शेप थोड़ी सी बिगड़ जाएगी, थोड़ी सी डिस्टोर्ट हो जाएगी, उसको बोलेंगे डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये होती है भाई शेप ऑफ ज्योमेट्री ऑफ दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। आगे बढ़ते हैं भाई Ab4 E2 टाइप के मॉलिक्यूल्स के ऊपर। ठीक है, जीनोन F4 इसका एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल देखो नोबल गैस भी कंपाउंड बनाने लग गई है। जीनोन ने 8 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन यूज किए हुए हैं इसके साथ बॉन्ड बनाने में, बचे 4 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे, वो दो लोन पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो टोटल यहाँ पर क्या हुआ, 4 हो गए बॉन्ड पेयर, 2 हो गए लोन पेयर। 6 इलेक्ट्रॉनिक पेयर अगर हो जाते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर बनता है, ऑक्टाहेड्रल बनता है। बेसिकली क्या होगा, सेंटर के अंदर होगा जीनोन और एक तरीके से ऐसी ऑक्टाहेड्रल सी शेप बनी हुई होगी। एक होगा स्क्वायर, एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर होगा इस स्क्वायर के ऊपर, एक होगा नीचे। अब आप लोग खुद बताओ, हमें मिनिमम रिपल्सन करनी है। लोन पेयर की रिपल्सन ज्यादा होती है, बॉन्ड पेयर के साथ में कम रिपल्सन होती है। हमें मिनिमम रिपल्सन करनी है। हमें क्या करना है, इन 6 पोजीशंस के ऊपर, ये जो 6 पोजीशन बनी है सेंट्रल एटम के अराउंड, उनके ऊपर 4 फ्लोरीन रखने हैं और 2 लोन पेयर रखने हैं। तो कहाँ कहाँ पर रखें कि मिनिमम रिपल्सन हो, तो देखो लोन पेयर्स को रखेंगे मैक्सिमम दूरी पे 180 डिग्री के एंगल पे, और फ्लोरीन्स को रख देंगे प्लेन के ऊपर। इसी तरीके का स्ट्रक्चर जो है इसका एग्जिस्ट करेगा। यहां पर अगर आप लोग टीबीपी वाली शेप की तरह अंदाजा लगाओ कि भाई लोन पेयर को भी अगर मैं पैरेलल में रख दूं तब क्या होगा, देखो वो स्ट्रक्चर क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं लोन पेयर को फॉर एग्जांपल यहां पर रख देता हूं, एक लोन पेयर को उठा के मैं कहा ले गया, यहां पर ले गया, बाकी के स्ट्रक्चर में मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। यहाँ पर एक फ्लोरीन आ गया, ऊपर वाला लोन पेयर यहीं रहा। ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, देखो यहाँ पर क्या हुआ, लोन पेयर के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया। यहाँ पर सारी रिपल्शंस अगर आप लोग देखोगे, देखो तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन तो अभी भी 90 डिग्री वाली ही है, लेकिन जो रिपल्शन डिसाइड कर रही है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, वो है भाई ये वाली रिपल्शन। इस इलेक्ट्रॉनिक पेयर की रिपल्सन नीचे वाले इलेक्ट्रॉनिक पेयर पे, यही एक रिपल्सन है जो कि डिफरेंट है दोनों स्ट्रक्चर में। यहां पर ये रिपल्सन है बॉन्ड पेयर के साथ, वहां पर ये रिपल्सन है लोन पेयर के साथ। क्योंकि लोन पेयर की रिपल्सन लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर में बहुत कम है, क्योंकि 180 डिग्री पर है, देखो ये 180 डिग्री पर है। इस वजह से क्या है, ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, दिस इज मोर स्टेबल। इस वजह से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अब इसकी शेप और ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। शेप इसकी कुछ इस तरीके की है कि सेंट्रल एटम के अराउंड 4 एटम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कैसी शेप हो गई, स्क्वायर प्लेनर शेप हो गई। एक स्क्वायर की फॉर्म में जो है चारों एटम्स यहाँ पर रखे हुए हैं, शेप हो गई स्क्वायर प्लेनर। इसी की अगर हम लोग ज्योमेट्री की बात करें,
ज्योमेट्री इसकी कैसी हो गई भाई, इस तरीके से ही इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं ऑक्टाहेड्रल शेप में जैसे कि होते हैं। तो ज्योमेट्री इसकी हो गई ऑक्टाहेड्रल, शेप हो गई स्क्वायर प्लेनर, और ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल। ठीक है भाई, इस तरीके का जो है हमारे पास होता है जीनोन F4 का मोलिक्यूल। दिस विल बी लेस स्टेबल। जो मैं रॉन्ग स्ट्रक्चर बना रहा हूं ना, ये आपको बनाने नहीं है। ठीक है, बस रीजन जरूर समझना है कि कहाँ पर रिपल्सन कम है, कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट भाई, एनसीईआरटी के अंदर थोड़े बहुत मिसलेनियस क्वेश्चंस थे, एक पैराग्राफ में दिए हुए थे। मैंने क्या किया, उनको एक क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया। सिंपल से क्वेश्चन है, सबके आंसर हम लोग विद इन द लेक्चर कर चुके हैं। यहाँ पर भी ट्राई करते हैं। देखो, SO2 और CO2 देखने में बिल्कुल सिमिलर सा स्ट्रक्चर लग रहा है यहाँ फॉर्मूला से तो, लेकिन SO2 जो है वो लीनियर नहीं है, CO2 जो है लीनियर है। इसका क्या कारण है? देखो, CO2 जो है लीनियर होगा क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, ऐसा बन गया। SO2 को अगर हम लोग लीनियर बनाते हैं तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 तो हो गए यूज, लेकिन एक लोन पेयर भी तो इसके पास होता है। वो लोन पेयर क्या होगा, ये लोन पेयर इसको लीनियर नहीं रहने देगा, ये इसको रिपेल करेगा और दोनों ही ऑक्सीजन के बॉन्ड्स को थोड़ा सा नीचे धकेल देगा। इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। SO2 जो है वो बेंट होता है। SO2 में सल्फर का लोन पेयर इस मॉलिक्यूल को लीनियर नहीं रहने देता एज CO2। CO2 में कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होता, इसलिए वो लीनियर ही रहता है। ठीक है, इसलिए SO2 लीनियर नहीं है, CO2 लीनियर है। आगे देखते हैं, why BH3 is trigonal planar whereas NH3 is pyramidal, discuss their shapes and geometries। BH3 जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर है, कुछ इस तरीके का है ना, वेयर एज NH3 इज पिरामिडल, NH3 कुछ इस तरीके का है। इसका क्या रीजन है? तो इसका भी यही रीजन है भाई, बोरोन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, वेयर एज नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है जो कि रिपल्सन करके इन बॉन्ड्स को नीचे धकेल देता है। तो वही रीजन है। शेप और ज्योमेट्री की बात करें तो देखो भाई, शेप और ज्योमेट्री की अगर बात करें तो शेप इसकी कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर है। क्योंकि लोन पेयर यहाँ पर नहीं है, इसलिए ज्योमेट्री भी सेम ही होगी, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। हाउएवर NH3 के केस में दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। शेप इसकी कैसी है, पिरामिडल है, और ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल है। ये हो जाएगा भाई इसका आंसर। और क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो, डिस्पाइट ऑफ हैविंग सेम ज्योमेट्रिक लाइक CH4, बॉन्ड एंगल इन H2O इज, ज्योमेट्रिक की बजाय इसको ज्योमेट्री करो भाई, बाई लिखो, जियोमेट्री। तो ज्योमेट्री जो है वो H2O की और NH3 की, दोनों की ही CH4 की जैसी है, मतलब तीनों ही मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। हाउएवर बॉन्ड एंगल इन ज्योमेट्री इन H2O एंड NH3 इज लेसर देन टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल यहाँ पर कम होता है H2O में, और NH3 में जो बॉन्ड एंगल है वो कम होता है। ऐसा क्यों? ज्योमेट्री सेम है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सेम डायरेक्शंस में है, बिल्कुल सेम है, फिर भी बॉन्ड एंगल में डिफरेंस क्यों? तो देखो, कार्बन के अंदर क्या होता है भाई, CH4 में 4 हाइड्रोजन के साथ में उसने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे बनाया होता है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.4 डिग्री होता है। रीजन क्या है, चारों ही क्या है, बॉन्ड पेयर है, सेम रिपल्सन है सभी बॉन्ड्स के बीच में। हाउएवर H2O की भी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल ही होती है। एक लोन पेयर होता है, दूसरा लोन पेयर होता है, और दो क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या होगा भाई, बॉन्ड एंगल होगा इस बॉन्ड के और इस बॉन्ड के बीच का एंगल। ये बॉन्ड एंगल कम होगा CH4 से। रीजन क्या है, देखो, वहां पर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्सन थी, हाउएवर यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्सन है। ये रिपल्सन कहीं ज्यादा होती है इस वाली रिपल्सन से। लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्सन यहाँ पर है, तो ये दोनों लोन पेयर क्या करेंगे, इन दोनों बॉन्ड्स को पुश करेंगे। अगर इन दोनों बॉन्ड्स को रिपेल करेंगे तो ये हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के कंपैरेटिवली पास पास आ जाएंगे,
बॉन्ड एंगल यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। इसी वजह से भले ही ज्योमेट्री तो CH4 के जैसी ही है, ज्योमेट्री तो भले ही टेट्राहेड्रल है, लेकिन बॉन्ड एंगल का फर्क है, स्ट्रक्चर्स अलग है। तो यहाँ पर H2O के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है भाई 104.5 डिग्री का। मैंने अभी अभी गूगल किया है, बिल्कुल एक्यूरेट है। ये जो बॉन्ड एंगल है ये कंपैरेटिवली देखो कितना कम हो गया, ऑलमोस्ट 5 पॉइंट समथिंग डिग्री कम हो गया ये, है ना, ऑलमोस्ट 4-5 डिग्री कम हो गया। रीजन क्या है भाई, लोन पे रिपल्सन करेंगे इसलिए दोनों बॉन्ड्स पास पास आ जाएंगे, दोनों एटम्स पास पास आ जाएंगे और बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। सेम केस NH3 के अंदर भी होगा। NH3 के अंदर भी क्या है, एक है लोन पेयर और 3 है हाइड्रोजन के एटम्स। तो यहाँ पर ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा भाई, इन तीनों ही बॉन्ड्स को रिपेल करेगा और थोड़ा सा पास पास ले आएगा। इसलिए NH3 के अंदर भी जो बॉन्ड एंगल होगा वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल से CH4 के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, रुको मैं अभी बताता हूँ गूगल करके। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 107 डिग्री। ये भी जो है 109.4 डिग्री से कम हो गया। वोटर के जितना कम ये नहीं हुआ, इसका रीजन भी हम लोग दे सकते हैं। वोटर के जितना कम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वोटर के अंदर दो दो लोन पेयर रिपेल कर रहे थे, यहाँ पर एक ही लोन पेयर है जो कि रिपेल कर रहा है, इसलिए कंपैरेटिवली कम रिपल्सन है, कंपैरेटिवली लेस डिक्रीज इसके अंदर आया। इस वजह से ये रीजन होता है भाई, भले ही ज्योमेट्री जो है वो तीनों मॉलिक्यूल की सेम है, हाउएवर स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाता है ड्यू टू रिपल्सन ऑफ लोन। ठीक है भाई, ये रीजन था। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे को लगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई, टू पॉसिबल शेप्स ऑफ SF4 मोलिक्यूल आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दो शेप यहाँ पर बना रखी है SF4 की, हमें क्या बताना है भाई, स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। हम लोग देख चुके हैं कि जब ये जो लोन पेयर है ये कहां पर है, एक्सियल पोजीशन पर है, तब ये 90 डिग्री वाली तीन रिपल्सन कर रहा है ना, 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। हाउएवर जब ये इक्विटोरियल पोजीशन पर है तब 90 डिग्री वाली रिपल्सन कितनी कर रहा है, सिर्फ दो। तो यहाँ पर सिर्फ दो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है 90 डिग्री वाली। इस वजह से क्या है, ये कम रिपल्सन है, ये ज्यादा स्टेबल है। बी इज मोर स्टेबल देन ए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भाई, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 इज, ClF3 का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है। देखो एक केस में हमने क्या किया, दोनों लोन पेयर को 180 डिग्री पे रख दिया, एक को क्या किया 120 डिग्री पे रख दिया। अगर कोई भी स्टूडेंट सिर्फ लोन पेयर का रिपल्सन देखेगा तो ए ऑप्शन को मार्क करके आ जाएगा और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो बेसिकली ये दोनों लोन पेयर 120 डिग्री के ऊपर ही ज्यादा स्टेबल रहते हैं। लोन पेयर का रिपल्सन भले ही थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन था 90 डिग्री वाला वो बहुत कम हो गया है। उसमें जो है 6 रिपल्सन थी लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाली, इसमें सिर्फ 4 रिपल्सन है लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाली। इसी लेक्चर में हमने 10 मिनट पहले इसका स्ट्रक्चर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो ये ज्यादा स्टेबल है भाई। दिस इज करेक्ट स्ट्रक्चर। ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शेप है टी शेप्ड। आगे देखो भाई, आगे क्या आने वाला है, हमारी वेस्पर थ्योरी जो है कंप्लीट हो गई है। आगे आने वाली है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करेगी भाई, बॉन्ड बनने की जो प्रोसेस होती है उसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेगी। बॉन्ड सिग्मा और पाई ये क्या होते हैं, आप लोगों ने शायद इसके अलावा दो और बॉन्ड जो होते हैं उनका नाम भी ना सुना हो, डेल्टा और फाई बॉन्ड क्या होते हैं। देखो बेसिकली अगर मैं आपको अभी बताऊं ना, थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ बस आपको। सिंगल बॉन्ड में एक ही बॉन्ड होता है जो होता है सिग्मा, डबल बॉन्ड में दो बॉन्ड होते हैं, एक होता है सिग्मा एक होता है पाई, ट्रिपल बॉन्ड में तीन बॉन्ड होते हैं, एक होता है सिग्मा दो होते हैं पाई। इससे ऊपर शायद आपने बॉन्ड ना देखे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं भाई चार बॉन्ड भी बनते हैं, चार बॉन्ड भी बनते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सिग्मा दो पाई और एक डेल्टा बॉन्ड यहाँ पर होता है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो Re2Cl8, जो हैवी मेटल होते हैं जिसके पास डी सब शेल वगैरह है वो ऐसे बॉन्ड बना सकते हैं। पांच बॉन्ड भी बनते हैं, पांच बॉन्ड भी बनते हैं, एक सिग्मा दो पाई दो डेल्टा।
6 बॉन्ड भी थ्योरेटिकली बनते हैं। एफ ग्रुप के एलिमेंट को थ्योरेटिकली बॉन्ड बना सकते हैं, जिनमें छठा बॉन्ड क्या होगा, फाई बॉन्ड होगा। तो इस तरीके के बॉन्ड जो है बेसिकली हम लोग सिग्मा और पाई तक ही पढ़ेंगे, यहीं तक जाना है हमें, इससे आगे हम लोग नहीं जाएंगे, यहीं तक हमको जाना है। तो ये बॉन्ड आखिर बनते कैसे हैं, कैसे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है बॉन्ड बनाने के लिए, ये हम लोग सीखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का क्या कुछ चेंज आता है, कैसे स्टेबिलिटी आ जाती है बॉन्ड बनने के बाद, ये डिस्कस करेंगे। डिफरेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन कैसे काम करती हैं बॉन्ड्स के बनने के टाइम, ये भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली बॉन्ड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, वो कैसे होती है, ये एक्सप्लेन करती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको हम लोग डिटेल में करने वाले हैं अगले लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर इतना ही भाई। देखो, नीट और जेई में अगर क्वेश्चन आएगा ना, तो वेस्पर थ्योरी में शेप और ज्योमेट्री से जरूर आएगा, तो वो जरूर से पढ़ लेना। तो ये था भाई आज का लेक्चर, आई होप आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग। बाय गाइस।